हाय स्टूडेंट्स, तो आज है हमारी साइकोलॉजी की क्लास नंबर 7 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले वाली वीडियोस में हमने क्या सीखा, डेवलपमेंट के बारे में सीखा, फिर उसके बाद में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सीखी कि कौन कौन सी स्टेजेस है जिससे डेवलपमेंट हो रही है बच्चे के अंदर। अब आ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट की विकास को क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। अगर बच्चे के अंदर विकास हो रहा है तो क्या चीज़ें उसे प्रभावित करेंगी कि उससे उसका विकास बढ़ सकता है या फिर उसकी विकास की दर में घट सकता है, कैसे बच्चा उससे प्रभावित होगा, ये देखेंगे हम आज के चैप्टर में। तो जो फैक्टर्स हैं या फिर हम कहें जो कारक हैं वो मेनली सिर्फ 2 ही कारक है, ठीक है, जो विकास को प्रभावित कर रहे हैं। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में हम कहेंगे वंशानुक्रम। हेरिडिटी को इंग्लिश में एक और नाम दिया गया नेचर, मतलब प्रकृति। जो उन्हें अपने मम्मी पापा से मिलेगा वो है हेरिडिटी। जब बच्चा माँ की गर्भ के अंदर होगा तो कैसे वो जीन्स और स्पर्म्स और ओवा उसमें मिलेगा, उसके फादर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, कुछ मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जो कि उसके जीन्स का निर्धारण करेंगे कि बच्चे के अंदर कुछ खूबियाँ अपने पापा की है, कुछ अपनी मम्मी की है। हम ऐसे कह देते हैं ना कि बच्चे की शक्ल तो बिल्कुल अपने उसके पापा के ऊपर गई है, नहीं, बच्चा तो उसकी मम्मी से मिल रहा है, इसके बाल इसके पापा जैसे हैं, इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसी है। तो वो सब किस वजह से है? हेरिडिटी की वजह से है, वंशानुक्रम की वजह से है। तो एक चीज हमने सीखी कि जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, वो बच्चे को प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं। और हमारा दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंट, जिसको नर्चर भी कह दिया जाता है। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, जिस पर्यावरण के अंदर वो पैदा हुआ है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के रहने वाले कंट्री की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या क्या रिसोर्सेज उसे वहाँ पर मिल रहे हैं, क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब कि लोग उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी सोच कैसी है, उनका मूड कैसा है, उनके इमोशंस कैसे हैं, ये सब भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो हम नर्चर को क्या बोल देंगे? पोषण, कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पैदा हुआ वहाँ पर माँ बाप के पास सही पोषण देने के पैसे थे या नहीं थे, उसे सही टाइम पर सही खाना दिया गया या नहीं दिया गया, टीकाकरण उसका हुआ है या नहीं हुआ है, कि भाई टीकाकरण नहीं हुआ आगे जाकर उसे पोलियो हो गया। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास में बाधा डाल रही हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो विकास को प्रभावित कर रहे हैं वो सिर्फ 2 ही कारक हैं मुख्य तौर पर। एक है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, और दूसरा है एनवायरमेंट, पर्यावरण। अब आगे बात आती है कि जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड है। हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे के मम्मी पापा हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चे के अंदर आएंगे ही आएंगे, वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं होगा कि इसके फादर तो कोई और है और उसकी शक्ल मिल रही है किसी और के साथ। हाँ, फैमिली के अंदर मिल सकते कि दादा दादी से मिल गई, नाना नानी से मिल गई, ये सब हो सकता है, बट किसी थर्ड पर्सन के साथ जिसका फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ आपके बच्चे की शक्ल नहीं मिलेगी, उसके साथ आपके बच्चे की बॉडी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड है। जो जीन्स आएंगे वो सिर्फ मदर और फादर के ही होंगे, बच्चे के अंदर मदर और फादर के ही गुण देखने को मिलेंगे हमें। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, मतलब विस्तृत है। विस्तृत जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो विस्तृत है, डायनामिक है। हो सकता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, बट बाद में उनकी फैमिली अच्छी जगह पर शिफ्ट हो गई तो उसका एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके पेरेंट्स की अर्निंग कितनी है, कितनी इनकम है, किस तरह के स्कूल में वो जा रहा है, कैसे दोस्तों से वो मिल रहा है, समाज में उसका कैसा रोल है। तो ये बहुत बड़ा एरिया को लेकर चलता है एनवायरनमेंट। जबकि जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड है, वो थोड़े ही एरिया में पूरी की पूरी स्थापित है कि मम्मी पापा के ऊपर बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर होगी, शारीरिक संरचना उनके ऊपर जाएगी। जैसा मम्मी पापा का बिहेवियर है, पापा को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है तो उस बच्चे को भी हम देखेंगे कि उसमें भी ऐसे गुण कुछ पाए जा रहे हैं कि वो भी जल्दी से चिड़चिड़ा हो रहा है, वो भी गुस्सा कर रहा है अपने फादर की तरह। तो हेरिडिटी फिक्स्ड है, अपने मदर फादर से या फैमिली मेंबर से ही रिलेटेड है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो पूरे के पूरे कल्चर से, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस कंट्री में वो रह रहा है, उन सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। इसीलिए हमने कहा कि जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड है और एनवायरनमेंट है वो विस्तृत यानी डायनेमिक है।
उसके बाद में हेरिडिटी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, फिजिकल अपीयरेंस, बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस जो होगी कि बच्चे की आंखें नीली है या फिर काली है या भूरी है, वो क्यों होगी, हेरिडिटी की वजह से होगी। शारीरिक गुणों पर प्रभाव किसका पड़ेगा, हेरिडिटी का पड़ेगा, कि उसकी संरचना, उसकी हाइट कम रह गई, क्यों, क्योंकि फैमिली के अंदर मम्मी की हाइट कम थी या फिर फादर की हाइट कम थी, जिसकी वजह से उसके शारीरिक गुणों पर प्रभाव पड़ा और उसकी हाइट कम रह गई। आवाज थोड़ी लड़कियों जैसी है लड़के की भी, कि कहीं ना कहीं मदर से इन्फ्लुएंस हुई है उसकी हेरिडिटी, उसके जीन्स, ये सब। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, कि फादर को जल्दी गुस्सा आ रहा है तो हमने देखा कि बच्चे को भी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहा है वो, या फिर उसकी मदर का स्वभाव शांत था तो बच्चा देखने को मिल रहा है हमें शांत था। तो कहीं ना कहीं जो मूल प्रवृत्तियां है, गुस्सा, डर, भय, ये सब जेबी वॉटसन ने कहा था ना कि बच्चे के अंदर 3 तरह का बिहेवियर जन्मजात से ही पाया जाता है, कि एक तो फियर, एक लव और एक एंगर। तो वो उसकी मूल प्रवृत्तियां है, भय, प्यार, डर, ये सब। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से। उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी आंखों का रंग कैसा है, हाइट कितनी है, बॉडी का कलर कैसा है, और सारी चीजें किससे प्रभावित होगी, हेरिडिटी से। लेकिन जब हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बालक पर वातावरण का प्रभाव, कि उसने बचपन के एक्सपीरियंस कैसे है, कैसे उसका स्कूलिंग रही है, कैसे समाज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, दोस्तों का प्रभाव पड़ा है, सही से पोषण मिला या नहीं मिला, पता चला कि बचपन में ही कुपोषण हो गया है तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा, टीकाकरण उसका हुआ है या नहीं हुआ, वैक्सीनेशन मिली है या नहीं मिली है, पता चले आगे जाकर पोलियो हो गया तो वो कैसे ग्रो करेगा। कुछ ऐसी बीमारियां लग गई बचपन में ही, मान लीजिए कि खेलते कूदते टाइम उसका पैर टूट गया और वो मान लो एम्यूटेशन करना पड़ा, उसका पैर काटना पड़ा, तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया। तो वो हेरिडिटी की वजह से नहीं था कि उसके फादर का पैर नहीं है तो बच्चे का भी पैर नहीं आया, ऐसा नहीं होता है कि अगर फादर का पैर किसी दुर्घटना की वजह से नहीं है तो बच्चा के तो दोनों लेग्स ही आएंगी ना जब वो पैदा होगा। लेकिन उसका किस चीज का फर्क पड़ा, एनवायरमेंट का, कि बालक बाहर खेल रहा था और उसको चोट लगी जिसकी वजह से उसका एक पैर काटना पड़ गया, तो वो किसका फैक्टर हो गया, एनवायरमेंट का फैक्टर हो गया। कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया को या फिर हम कहें विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, वो बच्चों को किस किस फैक्टर्स के अंदर प्रभावित करेगी। उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे हेरिडिटी की वजह से, शारीरिक संरचना में, इमोशंस में, सेक्स डिफरेंसेस में, रेस में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, ये सब जो डिफरेंसेस है वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, वंशानुक्रम की वजह से। कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर हेरिडिटी का रोल रहा होगा, वंशानुक्रम का रोल रहा होगा। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना। जो बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके शरीर है, वो हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, प्रभावित रहेगा। उसकी जो आंखों का रंग है, उसके जो बालों का रंग है, किसी के बाल घने हैं, किसी के बाल पतले हैं, वो सब किस चीज़ से रिलेटेड है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। एक लड़की के बाल लंबे थे तो मैंने जाकर उससे पूछा कि इतने लंबे बाल कैसे हैं आपके, क्या लगाते हो आप, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मेरे जीन्स के अंदर ही ऐसा है। तो जीन्स के अंदर ऐसा है मतलब हेरिडिटी में ऐसा है कि मेरे मदर के जो बाल थे वो स्टार्टिंग से लंबे थे, मेरी नानी के बाल भी लंबे थे, तो इसी वजह से मैं इतनी लकी हूँ कि मेरी हेरिडिटी इतनी अच्छी थी, मेरे जीन्स इतने अच्छे थे कि मेरे बाल इतने लंबे हैं। तो ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, हमारी लेंथ बालों की हो या फिर किसी भी चीज़ की, वो सब किसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, हेरिडिटी की वजह से। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में हमें जो चीज़ें हमारी देखने को मिलती है कि हमारी आंखें ब्राउन है तो वो हमारे मदर या फिर फादर की वजह से ऐसा है। किसी की आंखें ब्लू है तो मदर या फादर की उनमें से एक की आंखें जरूर ब्लू रही होंगी, तो वो हेरिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, वंशानुक्रम की वजह से। फिजिकल स्ट्रक्चर इट इंक्लूड्स हाइट, वेट, फिजिक विच इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ रहा है, बच्चे का हाइट, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वेट, उसका वजन कितना है, उसकी संरचना कैसी है, बॉडी की हाइट लंबी रह गई, छोटी रह गई, शरीर मोटा है, पतला है, उसकी हाइट देख ली हमने, फिजिक देख लिया कि शरीर दुबला पतला है। तो ये सब किसकी वजह से है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। और फिजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो किसकी वजह से प्रभावित होता है, वंशानुक्रम की वजह से प्रभावित होता है। शारीरिक संरचना में बालक का वजन, लंबाई, संरचना आदि शामिल है जो बच्चे के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। हमें देखने को मिलेगा कि फादर की हाइट लंबी थी तो बहुत सारे केसेस में जो उनके बच्चे हैं उनकी हाइट भी लंबी है। किसी की मदर अगर पतली थी
तो जो बच्चा है वो चाहे कितना भी खा ले वो मोटा हो ही नहीं पा रहा, वो भी बिल्कुल पतला है कि 24 घंटे खाता रहता है और फिर भी परेशान है कि मैं पतला क्यों। किसी के फादर की बॉडी नहीं बनी थी, उनके शरीर स्टार्टिंग से ही दुबला पतला था, तो देखने को मिलेगा बहुत हाई चांसेस है कि उस बच्चे का जो फिजिक है, उसकी जो संरचना है वो भी दुबली पतली ही मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किससे प्रभावित होता है, हेरिडिटी से प्रभावित होता है, जिससे हमें बच्चे की हाइट, वेट, फिजिक में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जैसे हेरिडिटी प्रभावित करती है वो है सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद। हमें पता है कि बच्चे का जो सेक्स होगा, जो उसका जेंडर होगा, वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैविक चीज़ों पर। और जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती है, जैविक चीज़ें होती है, वो डायरेक्टली वंशानुक्रम से वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। तो इसीलिए जो भी सेक्स डिफरेंसेस होंगे बच्चों के अंदर वो हेरिडिटी से प्रभावित होंगे। इसीलिए लिखा गया इट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है। कैसे? हम देखेंगे कि दो ही सेक्स हैं, एक लड़की का एक लड़के का। तो हम देखेंगे कि जो लड़कियां हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी हमें कोमल दिखाई देंगी, है ना, थोड़ी सी ज़्यादा हमें वीक दिखाई देंगी लड़कों के मुकाबले में। और जो लड़कों की बॉडी है वो हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगी, मसल्स वगैरह सब कुछ हट्टे कट्टे लड़के दिखाई देंगे लड़कियों के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं शारीरिक चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है सेक्स डिफरेंस, या फिर हम कहें हमारी हेरिडिटी। और मानसिक चीज़ों को भी, कैसे लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है लड़कों से। तो क्या हुआ, वो जल्दी मैच्योर हो रही है, उनका ब्रेन ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझ रहा है ना, उनके बिहेवियर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि जो हेरिडिटी है वो सेक्स डिफरेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, लड़का या लड़की, उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है ये चीज़ें। क्यों? इसमें हम देखेंगे अब एग्जांपल कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है गर्ल्स का वो फास्टर होता है बॉयज से, कि लड़कियों में ज़्यादा जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है लड़कों के मुकाबले, लड़कियां ज़्यादा जल्दी परिपक्व हो जाती है लड़कों के मुकाबले। लड़कियों में शारीरिक विकास लड़कों के मुकाबले तेज गति से होता है, उनमें प्यूबर्टी 12 से 13 साल की एज में ही आ जाती है, जबकि लड़कों में यही चीज़ 16 से 17 साल की उम्र में हमें देखने को मिलती है। लड़कियों की हाइट लड़कों से ज़्यादा जल्दी लंबी होती है और इसीलिए वो उनसे पहले रुक भी जाती है। जब लड़कियों की हाइट लंबी हो रही होती है 12 से 13 साल की उम्र में, 18 साल तक हम कह सकते हैं कि लड़कियों की हाइट लंबी होगी, उसके बाद में बहुत कम चांसेस है कि किसी लड़की की हाइट लंबी होगी। और वहीं पर जो लड़के हैं उनकी जो हाइट है वो 16 से 18 साल के बीच में लंबी होनी शुरू होती है और ये 25 साल की उम्र तक भी जा सकते हैं कि अभी तक उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो लड़कियों में ज़्यादा तेज़ गति से होता है, ज़्यादा पहले होता है लड़कों के मुकाबले। लड़कियां 12 से 13 साल की उम्र में उनकी हाइट बढ़ने लग जाएगी, प्यूबर्टी आ जाएगी, उनकी वॉइस जो है वो पतली होनी शुरू हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि मेंटल डेवलपमेंट गर्ल्स इज फास्टर देन बॉयज। तो लड़कियों में जो मानसिक विकास है वो लड़कों के मुकाबले तेज गति से होता है। वो लड़कियां ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती है, परिपक्व होती हैं, ज़्यादा जल्दी बातों को समझती है। उनके बिहेवियर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा कि जो लड़कियां होती है वो थोड़ी शांत स्वभाव की हमें दिखाई देंगी और वहीं पर लड़के हमें थोड़े शरारती स्वभाव के दिखाई देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो सेक्स डिफरेंसेस हैं उन्हें कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम। और इस इन्फ्लुएंस की वजह से हमें उनके मानसिक और शारीरिक विकास में चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड है वो है हमारे बच्चे के इमोशंस। कि जो फादर था वो हमने देखा कि ज़्यादा गुस्सैल है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इसका असर बच्चे के ऊपर आएगा ही आएगा। बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बच्चा भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा है। और वहीं अगर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो शांत स्वभाव के हैं और आराम से लाइफ को रहना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बच्चे के अंदर भी देखने को मिलेगी कि बच्चा भी शांत है, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं रहता है। और ये बात जेबी वॉटसन ने कही भी थी कि बच्चे के अंदर ये जो 3 इमोशंस है, 3 संवेग है, फियर मतलब भय, लव मतलब प्रेम और एंगर मतलब गुस्सा, ये उसके अंदर जन्मजात पाया जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी हेरिडिटी से ही हमारे अंदर आया है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स हमें ऐसे दिख रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, तो बच्चा भी हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसके अंदर के जो इमोशंस है, संवेग है, वो एंशियस होता हुआ हमें दिखाई देगा। वो भी हमें घबराता हुआ दिखेगा जहाँ पर डिसीजंस लेने की बात आएगी या फिर कोई और ऐसी बात आएगी। वहीं पर हम अगर देखें कि बच्चे के पेरेंट्स कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट है तो वो बच्चा भी हमें कॉन्फिडेंट दिखाई देगा अपनी बात रखते हुए। अगर बच्चे के पेरेंट्स गुस्सैल है तो वो बच्चा भी गुस्सा करता हुआ दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। तो हेरिडिटी हमारे इमोशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारे संवेग को भी प्रभावित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस। रेस मतलब जाति, कि अलग अलग जातियां हैं, ऐसे नहीं कि कोई जाट है या फिर कोई यादव है, ऐसी जातियां नहीं। जिस तरह से हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से जो हमारी अलग अलग लोग पाए जाते हैं, जैसे नाइजीरियन हो गए, अमेरिकन हो गए, एशियन हो गए, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, और जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से। तो उस रेस को भी प्रभावित करते हुए हमें दिखाई दे रही है हेरिडिटी, कि जो नाइजीरियन लोग हैं वो हमें ब्लैक इन कलर दिखाई देंगे, वहाँ पर कोई वाइट नहीं होता, ब्लैक होता है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, लेकिन जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी वैसे ही दिखाई देंगे। नाइजीरियंस को हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, उनका जो पेस है डेवलपमेंट की, उनके जो ग्रोथ करने की दर है वो थोड़ी ज़्यादा फास्ट मानी जा रही है। किसके मुकाबले में? अमेरिकन्स के मुकाबले में। तो हम ये कहेंगे कि जो नाइजीरियन बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रहा है, विकास की दर उसकी ज़्यादा जल्दी है, तेज है, किसके मुकाबले? अमेरिकन्स के मुकाबले। तो जो जाति है, जो इंसान की रेस है, वो भी उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है। और ये रेसिस किसकी वजह से? हेरिडिटी की वजह से। उनके फादर या मदर नाइजीरियन है, इसीलिए तो बच्चा भी नाइजीरियन हुआ। अगर एक अमेरिकन बच्चा जाकर नाइजीरिया में रह रहा है तो क्या वो नाइजीरियन हो जाएगा? नहीं, वो अमेरिकन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो हेरिडिटी, उसकी जो वंशानुक्रम है वो अमेरिकन्स की है, तो वो अमेरिकन ही रहेगा। लेकिन इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो दर है, जो डेवलपमेंट की दर है वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज कभी भी नहीं होगा। अमेरिकन्स का बच्चा भी पहले बैठना सीखेगा, फिर अपने घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। और जो नाइजीरियन बच्चा है वो भी पहले बैठना सीखेगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा और फिर खड़ा होना सीखेगा। लेकिन जो दर है, हो सकता है कि ये जो नाइजीरियंस का बच्चा है ये 5 महीने की उम्र में बैठना सीख रहा है, तो अमेरिकन का बच्चा 6 मंथ की उम्र में बैठना सीख रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है? उसकी रेस की वजह से, जाति की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे सेक्स डिफरेंस है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है और जो हमारी रेस है वो किससे प्रभावित होती है? हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने ये देखा कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बाह्य जो हमारा शारीरिक संरचना है वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस है, कि हमारी हाइट, हमारी आंखों का कलर, हमारे बाल, ये सब हमें शारीरिक संरचना के अंदर देखकर वो हेरिडिटी से प्रभावित है। उसी तरह जो हमारी आंतरिक संरचना है, जो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है, हमारी हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट, हमारी लंग्स, ये सारी चीज़ें किससे प्रभावित है? हमारी हेरिडिटी से प्रभावित है। देखने को मिलेगा कि अगर फादर का फैटी लीवर है अगर, तो आगे जाकर हमें पता चलता है कि बच्चे का भी लीवर जो है वो फैटी लीवर ही है। क्यों? क्योंकि वो हेरिडिटी में है, वो उसके जीन्स के अंदर पाया गया है। इसीलिए बाहरी शरीर, शारीरिक शरीर के साथ साथ हमारा जो आंतरिक शरीर है, जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है शरीर के अंदर, लीवर, हार्ट, ब्रेन, इन सब का स्ट्रक्चर भी हमारे हेरिडिटी से प्रभावित होकर ही दिखाई देगा। क्योंकि जो शरीर है वो बना तो मम्मी के और पापा के क्रोमोसोम से मिलकर ही है ना, उनकी जीन से ही मिलकर बना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे किससे प्रभावित होंगे? हेरिडिटी से प्रभावित होंगे। तो हमारे बोन का स्ट्रक्चर और ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये एज ए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हड्डियों की जो संरचना है, दिमाग की जो संरचना है, और जो और भी सारे ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर के अंग है, वो सब कुछ हमारे हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो हमने देखा कि हेरिडिटी किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रही है। हेरिडिटी ने किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया है? हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को, कि बच्चे की आंखों का कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है। सेक्स डिफरेंसेस को, कि लड़कियों में ज़्यादा जल्दी मैच्योरिटी हो रही है, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के अंदर ये चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर रही थी। और सेक्स डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं? हेरिडिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, जैविक जो प्रोसेस होगा, वो सबका सब किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा? हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होगा। उसके बाद हमारे इमोशंस को
संवेग को, कि जो बच्चे के फादर के अंदर जो इमोशंस हमें देखने को मिले कि मदर और फादर दोनों ही गुस्सैल थे, तो बच्चा भी गुस्सैल हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हमारी रेस को, हमारी जाति को, कि भाई जो नाइजीरियन बच्चा है वो अमेरिकन बच्चे से ज़्यादा जल्दी गति की, ज़्यादा जल्दी दर से वो बढ़ रहा है। और उसके बाद हमने देखा हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि आंतरिक जो संरचना है हमारी, हमारे जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी हमारी हेरिडिटी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये सारे पांचों पॉइंट्स थे जिनको हमारी हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के अंदर। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वातावरण से प्रभावित हैं और बच्चे की लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर जो कि एनवायरनमेंट मतलब कि वातावरण से प्रभावित है वो है बेसिक अमेनिटीज, मूलभूत सुविधाएं। तो कैसे, अगर बच्चे, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है और उसको सही पोषण नहीं दिया गया, सही खाना नहीं दिया गया, साफ पानी नहीं दिया गया, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसे बचपन में ही कुपोषण हो गया है, तो वो क्या होगा, उसके विकास पर बाधा डालेगा कहीं ना कहीं। किसी बच्चे को कुपोषण है तो आगे जाकर हम देखने को मिलेगा कि वो अपने साथ वाले बच्चों से कहीं ना कहीं कमजोर हमें दिखाई देगा। तो जो बेसिक अमेनिटीज हैं, मूलभूत सुविधाएं अगर बच्चे को नहीं मिली, उसके एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसे सही न्यूट्रिशन दे सके, सही खाना दे सके, सही आवास, रहने की जगह अच्छी ना दे सके, तो बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा उसके जीवन पर। वो आगे जाकर इतना विकसित नहीं हो पाएगा, उसके विकास में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी कि सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उसके एनवायरनमेंट की वजह से, कि वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर उसके पेरेंट्स उसे सही पोषण नहीं दे पा रहे, सही रहने की जगह नहीं दे पा रहे, सही पानी नहीं दे पा रहे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उसके विकास के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सोसाइटी और कल्चर, ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की मोहल्ले वाली आंटियाँ कैसी है या फिर वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं। ये सारी चीज़ें किससे प्रभावित होती है? एनवायरनमेंट से, उस जगह से ही प्रभावित होंगी ना जहाँ पर हम रह रहे हैं। इस चीज़ से तो नहीं होगी कि हमारे पेरेंट्स कैसे थे, नहीं, लोग जो हैं, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी समाज है और जो हमारी संस्कृति है, वो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारा वातावरण से, जिस जगह पर हम रह रहे हैं उससे प्रभावित होंगी। तो इसीलिए लिखा गया कि जो रिचुअल्स और वैल्यूज हैं, जो परंपरा है और नैतिक मूल्य हैं उस सोसाइटी के, उसका भी बच्चे पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए देखते हैं हम कि लड़कियों को कुछ जगह पर ऐसी परंपरा होती है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, घूंघट के अंदर ही लड़कियां रहेंगी, तो क्या वो विकास कर पाएंगी? वो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगी, अच्छे से अपनी बात नहीं बोल पाएंगी कि नहीं, लड़कियां बीच में दखल अंदाजी नहीं करती हैं, तो उनका विकास ही नहीं हो पाया, वो सोच समझ ही नहीं पा रही है, उनको पढ़ने के लिए ही नहीं भेजा जा रहा है। तो क्या उनका विकास हो रहा है? नहीं। किसकी वजह से नहीं हो रहा? समाज के रिचुअल्स की वजह से, परंपरा की वजह से। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो परंपरा है, जो नैतिक मूल्य हैं उस समाज के, वो बच्चे को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। वहीं पर अगर उन लड़कियों को हम बोलने की आज़ादी देते, अच्छे से पढ़ने लिखने का अधिकार देते उनका, और उनकी हर जगह पर राय पूछते, तो उनका विकास और ज़्यादा अच्छे से होता। लड़कियों को बाहर खेलने नहीं जाने दे रहे हैं कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां गाना नहीं गा सकती, हमारी घर की लड़कियां बाहर खेलने नहीं जा सकती, तो कहीं ना कहीं हम उनके विकास को रोक रहे हैं वहाँ पर। तो जो हमारे समाज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो मूल्य हैं, वो सब कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। और ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे वातावरण के अंदर, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर जो संस्कृति है वो हमें प्रभावित करेगी। उसके बाद में आता है फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य, जो परिवार के अंदर का माहौल है कि फैमिली के अंदर पापा रोज पीकर मम्मी को मार रहे हैं, तो बच्चा इससे परेशान रहेगा। उसके बुद्धि के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि वो परेशान है, वो चिड़चिड़ा रह रहा है, वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और साथ में ही उसका एनवायरनमेंट उसको ऐसा मिला है, तो वो यहाँ से क्या सीखेगा कि पीना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई गलत चीज नहीं है, मेरे पापा रोज पी कर आते हैं, और लड़कियों को मारना या फिर औरतों को मारना ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा रोज मेरी मम्मी को मार रहे हैं। तो यहाँ से वो चीजें सीखेगा। यहाँ से जो उसका पारिवारिक बैकग्राउंड है वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो कहीं ना कहीं उसके विकास में ये चीज़ बाधा लाएगी ही लाएगी। जिन बच्चों के पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके बच्चे भी ड्रिंक करेंगे और उनसे उनके विकास में प्रॉब्लम होगी, वो प्रभावित होंगे उस चीज़ से। तो जो पारिवारिक बैकग्राउंड है कि फैमिली के अंदर पापा रोज़ मम्मी को पीट रहे हैं, ये हेरिडिटी नहीं है, ये है
एनवायरमेंट कि उसको वातावरण ऐसा मिला। अगर उसके पापा मम्मी अच्छे होते और वो एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं तो बच्चा यही सीखता कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए और फैमिली के अंदर प्यार से रहना चाहिए। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है एक चाइल्ड के विकास के अंदर। उसके बाद में आ रहा है डिजीजेज एंड इंजरी, बीमारियां व दुर्घटना। तो बच्चे को अगर पैदा होने के बाद ऐसी बीमारी हो गई कोई कि पोलियो हो गया, उसे उसका टीकाकरण नहीं हुआ, वैसा एनवायरमेंट में नहीं मिला जहां पर उसे सारी सुविधाएं दी जानी थी, वैक्सीनेशन वगैरह होनी थी, तो पोलियो हुआ जो उसे, उसकी वजह से उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, अब वो बीमार रह रहा है, सही से चीजें समझ नहीं पा रहा है, तो ये किसकी वजह से हुआ? ये एनवायरमेंट की वजह से हुआ। अगर उसे सही टाइम पर वैक्सीनेशन मिल जाती तो उसको पोलियो नहीं होता। या फिर हम देखें कि वो कहीं बाहर खेल रहा था और उसके पैर पर चोट लगी जिसकी वजह से हमें उसका पैर ही काटना पड़ गया, बच्चे को पूरी उम्र के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो वो किसकी वजह से हुआ? एनवायरमेंट की वजह से हुआ कि वहां पर कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं था उस टाइम पर। वो हेरिडिटी से नहीं हुआ कि जब वो पैदा हुआ तभी उसके पैर नहीं था, एक ऐसा नहीं होता है। तो एनवायरनमेंट ने भी यहाँ पर रोल प्ले किया कि जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसके बचपन में ही दिमाग पर ऐसी कोई चोट लग गई जिसकी वजह से अब वो ना पढ़ पाता है, ना लिख पाता है, ना बातों को समझ पाता है, तो वो किसकी वजह से हुआ? एनवायरनमेंट की वजह से हुआ। क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो तब तो वो बिल्कुल ठीक था, उसके अंदर हेरिडिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वो किसकी वजह से आई? एनवायरनमेंट की वजह से आई। तो डिजीजेज और जो इंजीनियरी है, बीमारियां और जो दुर्घटना है, वो किससे प्रभावित होती है? एनवायरनमेंट से। उसके बाद में स्कूल एजुकेशन, विद्यालय और शिक्षा। तो शिक्षा कैसे प्रभावित करती है एक बच्चे को विकास को? तो मान लीजिए वो बच्चा विद्यालय में गया, स्कूल में गया, वहां पर राइट करिकुलम नहीं है, वहां पर डिफेक्टिव करिकुलम है, खराब पाठ्यचर्या है, सही से कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, सब कुछ फालतू की चीजें हो रही है, तो क्या होगा? बच्चा इससे प्रभावित होगा, वो सही चीजें सीख ही नहीं पा रहा है कि चाहिए तो साइंस और मैथ्स में डेवलपमेंट और उसको हम इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, खराब पाठ्यचर्या थी, सिर्फ बुक्स से ही हमें पढ़ाया जा रहा है, इतनी ज्यादा बुक्स हो गई कि उसका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, कोई एक्टिविटीज ही नहीं हो रही है स्कूल में। लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है कि जब मन कर रहा है बच्चा क्लास से बाहर जा रहा है, जब मन कर रहा है बच्चा खेलने चला गया, क्लास में आता ही नहीं है, छुट्टियों पे छुट्टियां ले रहा है, तो अनुशासन नहीं है, उस चीज से भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो लाइफ के अंदर उसको डिसिप्लिन लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। वहीं पर कोई बच्चा इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है जहाँ पे बिल्कुल सही करिकुलम है, जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए वही पढ़ाई जा रही हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर हो रही हैं, तो बच्चे को आगे जाकर भी अफेक्ट करेंगी जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में जाएगा या फिर जब वो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा। तो अगर उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन होगा तो वो आराम से 8 से 12 घंटे बैठकर पढ़ सकता है। बट वहीं पर जो बच्चा स्कूल में छुट्टियां ही इतनी मारता था तो वो क्या पढ़ाई कर लेगा आगे आकर? तो इसीलिए जो फैक्टर्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस है, जिसमें आता है बेसिक कम्युनिटीज, मूलभूत सुविधाएं कि बच्चे को सही खाना, सही आवाज, सही पोषण पेरेंट्स प्रोवाइड कराएं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो बच्चे के विकास में बाधा आएगी ही आएगी। और वहीं पर अगर किसी बच्चे को सही से सही खाना मिले, सही पोषण मिले, तो उसके विकास में उसको फायदेमंद रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में आता है सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति ऐसी मिली जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्याल के थे, परंपराएं उनकी अच्छी थी, बच्चे को रोक टोक नहीं थी, उसको अच्छे से सारी जगह पे पार्टिसिपेट करने को मिला, अपनी बात रखने को मिला, तो बच्चे के लिए वो फायदेमंद रहेंगी। और अगर उनको रोका गया कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, घूंघट करके रहना पड़ेगा, इसकी पढ़ाई छुड़वाओ, इसको ऐसे मत करवाओ, बाहर मत भेजो, शाम के 7 बजे से पहले घर आ जाना है, तो उनको डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से उनके विकास में हमें बाधा दिखाई देगी। उसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड की मम्मी पापा अगर शांत स्वभाव के हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, तो बच्चे का विकास भी उसी तरह से होगा, वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा, सबकी वैल्यूज करेगा, सबको आदर सम्मान देगा। लेकिन वहीं पर अगर जो फादर है वो उसकी मम्मी को रोज आकर मारता है, तो वो उसके विकास में बाधा देगा, उसे कहीं ना कहीं वो चीज परेशान भी करेगी और वो ये सब बुरी आदतों की तरफ जाएगा कि दारू पीना बिल्कुल सही बात है, मैं शराब पी सकता हूँ, औरतों को मारना बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो खत्म होती जाएगी और वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो इसका भी रोल एक एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर होता है। उसके बाद में डिजीजेस एंड इंजरी कि बच्चे को कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है, पैर काटना पड़ रहा है, तो उससे भी उसके विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में स्कूल एंड एजुकेशन की सही पाठ्यचर्या नहीं मिलेगी, सही टीचर्स नहीं मिले कि मैथ समझाने वाले टीचर, मैथ तो टीचर आता ही नहीं था क्लास के अंदर, ऐसे ही हमारा तो पीरियड निकल जाता था, तो जिंदगी भर उसको प्रॉब्लम होगी, वो कभी भी मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएगा जब तक कि उसे एक बढ़िया टीचर ना
मिले और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करें, एक्सेप्शन हर केस में होता है। लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन, कि बचपन से अनुशासन की आदत बच्चे के अंदर नहीं डली, तो जब वो बड़ा होगा तो तब भी उसके ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी लाइफ के अंदर। तो ये था हमारा चैप्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर हमने देखा कि मुख्य तौर से 2 ही कारक है, एक है हमारा एनवायरनमेंट और एक है हेरिडिटी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।